बोलिए। आपने स्टूडियो में बैठा लिया, उपद्रव मचाया। नहीं बोलिए बोलिए। श्रीमान झूठ का विराग आते हुए मनोज जी प्लीज बोलने दीजिए। बकवास मत करो, आराम से शांत हो आराम से, एक सेकंड, जाओ। कोई दूसरे पर टिप्पणी नहीं करेगा। एक सेकंड, मर्यादा झूठ का विराग आने वाले इस विराग का अपनी बारी में तू तड़ाक कर रही है, कोई तू तड़ाक नहीं तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं जवाब ही दे रहा हूँ, तू तड़ाक कर रहे हैं स्टूडियो में बैठ मनोज के। यादव जी, आपका ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। लगातार चीख रहा है, भाषा बदतमीज आदमी प्लीज, चीखेगा, जब आप भी शुरू हो गए, ठीक है। तुम बदतमीज हो, तुम्हारा बाप बदतमीज है। जी, ये कौन सी भाषा सुन है? लीजिए, ये मैं इसके बाप की बात का नाम कौन सी लूं? भाषा है? मैं इसके न बाप का सिर्फ नाम देश लूं? में, एक सेकंड, ऑडियो कितने बापों की औलाद है बताऊं, मुझे अच्छा लगेगा। प्रेम शुक्ला जी बिल्कुल नहीं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। समाजवादी पार्टी की प्रखर प्रवक्ता उर्फ नेता मनोज यादव काका और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला दोनों ही फिर गए इस डिबेट पर। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने सपा अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव को लेकर करने लगा व्यक्तिगत हमला। फिर सपा प्रवक्ता ने भी उसको अपनी बाप को याद दिला दिया और दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थक महेश वर्मा ने हंस कर ही अंजना ओम कश्यप को लाइव डिबेट पर ही सिखाए सबक। आखिर किस बात को लेकर दोनों ही प्रवक्ता अपने अपने बाप तक चले गए, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। ये सबसे पहले शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपसे ही करते हुए, देखिए राहुल गांधी बड़े फॉर्म में आकर एक तो जातिगत गणना के मुद्दे पर आप लोगों को घेर रहे हैं, एमएसपी के मुद्दे को लेकर आप लोगों के सामने सवाल खड़े कर दिया और इन सब के इतर चक्रव्यूह की बात करते हुए ये कहा कि महाभारत काल में 6 लोगों ने चक्रव्यूह रची थी। मौजूदा वक्त में 6 मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए बीजेपी पर तंज कसते हैं। सबसे पहले आज जो उन्होंने जवाब दिया है सदन के भीतर, उस पर आपकी टिप्पणी। चित्रा जी, नर्वस 99 के शिकार श्रीमान राहुल गांधी की खिसियाहट, बौखलाहट और नियमों की अनदेखी का बचकानापन उनके सारे भाषण में स्पष्टता से परिलक्षित हुआ है। श्रीमान राहुल गांधी चक्रव्यूह नहीं चक्रमव्यूह में है। इस चक्रमव्यूह में जहां जो है 44, 52 और 99, इसके आगे उनकी पार्टी बढ़ नहीं पा रही है। हाँ। चौधरी जी जो हमारे महाराजगंज से सांसद हैं, हाँ। 7वीं बार के सांसद हैं, वो पिछड़े समाज से आते हैं। हाँ, लेकिन राहुल गांधी के ट्यूटरों ने उनको ये बताया नहीं होगा। अधिकारियों की बात कर रहे थे कि अधिकारियों में जिन लोगों ने बजट तैयार किया वित्त राज्य मंत्री ही वित्त, अब अधिकारियों में भी समझ लीजिए, अधिकारियों में भी समझ लीजिए चित्रा जी, 1992 की बैच के पहले का कोई व्यक्ति जो है सेक्रेटरी बन नहीं सकता है। तो 1992 के पहले किसकी सरकार थी? तो ये अपराध किसका है? नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का। तो ये अपराध जो है एक और सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, उसके बाद बाकी मैं हमारे के पास जाऊंगी प्रेम शुक्ला जी, ठीक है। लेकिन अजय वर्मा जी आपके पास आते हुए मेरा आपसे ये सवाल है अजय वर्मा जी, आप लोगों ने 2011 में जाति गणना हुई थी या नहीं हुई थी? यूपीए के शासनकाल में हुई थी। उस समय का डेटा तो 3 साल आपके पास थे ना, उस समय का डेटा आप लोगों ने रिलीज नहीं किया। क्यों नहीं रिलीज किया ये देश के सामने बताया नहीं। और अब सबसे ज्यादा फोकस आप लोगों का ऐसे भैया 3 बार की सरकार बन गई है अब बीजेपी की, एनडीए की, तो अब जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा ले आकर घेरते रहो। पहले ये तो बताइए 2011 में जो आपने करवाया था उसके आंकड़े 3 साल आपके पास थे, और जातिगत जनगणना ये कोई भी गणना कराने में देश का कितना संसाधन और पैसा खर्च होता है। अगर हम गणना करवाते हैं और डेटा रिलीज नहीं करते, क्या ये देश के साथ धोखा नहीं है? अजय वर्मा जी, चित्रा जी छिपा के रख लिया। अभी विद्वान प्रवक्ता भाजपा के पिछले, अभी वो नेहरू जी, इंदिरा जी 64, 65, 71, 11 से निकल नहीं पा रहे, उसी अवसाद में जी रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था, रशिया में देश के प्रधानमंत्री हैं, ज्ञानी प्रधानमंत्री हैं, मित्रों 2014 से पहले भारत निराशा और अवसाद और पता नहीं किस किस में जी रहा था। 2014 से पहले कई बार रशिया में यानी देश की धरती से बाहर जाके भारत को निराशा और अवसाद में जी रहा था, कई बार कहा। तो जब 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है, वो भी मोदी जी ने आजाद कराया, और एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे जिन्होंने भारत की खोज करी, भारत की उत्पत्ति करी। तो फिर इसके बाद जब राहुल जी हमारे नेता सदन में चर्चा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं जातीय जनगणना तो छोड़ दीजिए, 2021 की जनगणना ही नहीं कर रहे हैं आप, 24 आ गया, बजट में कोई प्रावधान नहीं कर रहा है। गणना कराकर रिपोर्ट छिपा लेने से अच्छा है मत करवाइए। आप देश का संसाधन किस तरह से लगाएंगे, ये सवाल पूछा जाएगा ना अजय वर्मा जी। आप लोगों से मुझे ये बताइए 2011 के जो जातिगत आंकड़े थे जो गणना करवाई गई थी, उसके आंकड़े आज तक कांग्रेस पार्टी ने जो 3 सालों तक 14 तक सरकार में थी, क्यों रिलीज नहीं किया गया? बताइए पहले। आप कह रही हैं, यही कह रहा हूं, आप कह रही हैं, ये कह रहे हैं कि आप गलत थे, लोगों ने हमको गलत मान लिया और हमें उसकी नहीं मैं बता तो रहा हूं, आंकड़े क्यों नहीं वही मैं बता रहा हूं, भैया? हमें उसकी सजा दे दी। फिर मान्यवर आ गए, तीसरी बार भी आ गए।
केवल झूठ बोलो, जोर से बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, रोज बोलो, तेज बोलो। इनसे कहिए फैक्ट्स पे बात करें। बेरोजगारों के लिए क्या देंगे, छात्रों के लिए क्या देंगे। आर्थिक जनगणना में बजट में कोई प्रावधान ही नहीं करा, न जातिगत का, न आर्थिक का, न जनगणना का। और दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि अगर कर लेते तो जो 80 करोड़ लोगों को अनाज पे आश्रित कर रखा है, 10-12 करोड़ वो बढ़ जाते। उसका नहीं है। नहीं, रक्षा के बजट में भी आपने लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं दिया है। हमें उम्मीद थी 7.5 आना चाहिए था। और सुन लीजिए, एक और फाइनल कर रहा हूं, कहा था 2024 तक 5 ट्रिलियन कर देंगे। सबके दावे थे, सबकी न्यूज थी, सबके टीवी पर, आपके चैनल पर भी थे। लेकिन 3 ट्रिलियन से ज्यादा अब कह रहे हैं 2029 में करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, आप पहले जवाब दे दीजिए। मनोज जी, धीरेन्द्र जी, ठीक है, फेलियर सरकार की फेलियर है, सिवाय इसके कि गरीबों को कुचलना, मध्यम वर्ग को कुचलना और अत्याचार करना। प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से। देखिए, नेहरू का नाम लेते ही कैसे इनको जो है नकनकाने लगते हैं, आप देख रही हैं। इंदिरा का नाम क्यों न लिया जाए भाई? इंदिरा गांधी की नाक से तो नाक मिलाते हैं, और जब उनकी नकटी वृत्ति को बताते हैं तो बहुत चिढ़ जाते हैं। इतना चिढ़ने की क्या जरूरत है? राजीव गांधी के कारण ही श्रीमती सोनिया गांधी जो है वो कांग्रेस का है भाई। क्या मैं उनका ना सम्मान से ही नाम दे रहा हूँ? क्या अवमानना की भाषा की? कौन सी अवमानना वाली भाषा की, जरा बताइए। कौन सी अवमानना की भाषा बोली मैंने? कौन सी बोली, जरा अभी मुझे रेखांकित कर दीजिए। नकनकाना क्या है? इसमें अवमानने वाली भाषा है ये? ठीक है, बोलिए। क्या इसका मतलब क्या समझा? बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। कुछ ही मिनट पहले योगी आदित्यनाथ ने भी एक आंकड़ा जारी किया है। उन्होंने कहा है सपा सरकार में 86 एसडीएम की नियुक्ति हुई, 86 में से 56 सिर्फ एक ही जाति से थे, लेकिन लोग इस पर खामोश रहते हैं। और पिछले 7 सालों में हमने 6.5 लाख सरकारी भर्ती की, इनमें 60% ओबीसी समाज की, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हमने इसको लागू किया। ये वही लोग सवाल खड़े करते हैं जो 86 में से 56 एक ही समाज के लोगों की भर्ती करते थे। मनोज यादव काका जी, जवाब इस पर आपका। चित्रा जफर इकबाल की एक लाइन है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये झूठ बोला है, आज नहीं, वो देश के उत्तर प्रदेश के गरिमामयी सदन में भी बोला उन्होंने। और उत्तर प्रदेश के गरिमामयी सदन में झूठ बोलने वाले पूरे देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे योगी आदित्यनाथ जी। उस समय नेता विरोधी दल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होते थे। उन्होंने सदन के पटल पर सवाल पूछा कि अगर ये सही है कि उत्तर प्रदेश 12, 13, 14, 15, 16 के रिज्यूम में कभी भी अगर 56 एसडीएम, हालांकि उनका गणितीय ज्ञान भी ठीक नहीं था, उन्होंने 46 में भी 56 कह दिया, हालांकि 46 में 56 नहीं होता। उनसे पूछा गया, वो निराधार असत्य है, वो विज्ञापनी प्रचार है, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित प्रचार है। आज जब उन पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और ये तो सदन में रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश के 35 विश्वविद्यालयों में एक भी दलित पिछड़ा नहीं है, सारे मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग हैं। बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वो भर्ती करते हैं तो सारे स्वजाति लोगों को भर लेते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों का हक ले लिया। 6800 लड़के साल भर आंदोलन करते रहे, सड़कों पे लाठियां खाते रहे, गोलियां खाते रहे, लेकिन उनका हक नहीं दे पाए। असल में योगी आदित्यनाथ जी का जो पूरा विमर्श है वो मनुवादी है। उनका विमर्श जो आज महाभारत के द्रोणाचार्य गुरु बने लोग हैं, जो दलितों पिछड़ों से वोट लेना तो चाहते हैं लेकिन उनके प्रतिभा का अंगूठा काट लेना चाहते हैं, वो लोग हैं। सब बातें बताई बीजेपी के प्रवक्ता ने, कीर्तन गाया, लेकिन यह नहीं बताया कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट इस देश में वीपी सिंह ने लागू किया तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट अप्रासंगिक हो जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता आडवाणी ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट के विरोध में कमंडल यात्रा निकाली। किस लिए निकाली? वो कौन लोग थे जो मंडल कमीशन के विरोध में इस देश के सदन में गए, हल्ला मचाए? वो वही लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मनुवादी और द्रोणाचारी गुरु हैं, जो हर दलित पिछड़े के प्रतिभा का अंगूठा काट लेना चाहते हैं। आज हमारे नेता ने एक सवाल खड़ा किया कि जिस सरकार के नाक के नीचे यूपीएससी का प्रतिभागी छात्र डूब के मर जाते हैं, वो छात्र ही नहीं मरे हैं, सरकार का इकबाल मर गया है। उस सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय दिन रात आप पर, इस पर, उन पर, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अरे भैया, तो एलजी और आप दोनों की ही जिम्मेदारी है मनोज यादव काका जी, और हमारे नेता, बिल्कुल दोनों की ही जिम्मेदारी है। एलजी और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, दोनों के बीच में देखिए, उस विषय पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। 6 बजे उस पर विस्तार से ग्राउंड जीरो से चर्चा होनी है, लेकिन ये बेहद गंभीर विषय है। दोनों ही जिम्मेदार हैं, अधिकारों की पॉलिटिक्स दोनों ही करते हैं, लेकिन उसकी
नहीं सब मनोज यादव काका जी, अब हम स्पीच देने नहीं आए ना रैली में। आप तो सवाल थोड़ा समझ लीजिए ना, इतना आप तो लंबा चौड़ा बोल चुके, दो और लोग हैं। आप तो सब समझती हैं, आप तो सब समझ। योगी आदित्यनाथ जी में अगर इतनी सच्चाई है हाँ। तो इस हिंदुस्तान के देश की पटल पर, देश की सदन में और उत्तर प्रदेश की सदन में वो रिकॉर्ड लाएं। और मैं आपसे यकीन दिला के कह सकता हूं, पूरा भरोसा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का पूरा विमर्श वही है कि सुन लीजिए कि राजा ने बोला रात है, मंत्री ने बोला रात है, रानी ने बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। ठीक है, पूरा झूठी उनको डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की आज की हालात बताए ना कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में कितने में डीएम, कप्तान, एसपी दलित और पिछड़े वर्ग के हैं। उनका मुख्य सचिव किस जाति का है, डीजीपी किस जाति का है, प्रमुख सचिव गृह किस जाति का है। आज बजट में भी जाति खोज रहे थे राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी खड़े हैं उनमें तो मतलब बजट में भी मुझे लग रहा है कि प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब देंगे कि फोटो में कितने अधिकारी किस जाति से खड़े हैं। देश के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनोज काका जी, आप मेरी बात सुनिए ना, सवाल भी सुनने का धैर्य दिखाइए। या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आम लोगों के हितों के मद्देनजर रोजगार की व्यवस्था है या नहीं है, महंगाई को लेकर सरकार के क्या प्रयत्न हैं, किसानों को लेकर सरकार, या फिर हम जाति जितने अधिकारी खड़े हैं भैया उनके माथे पर लगा दो कि कौन सी किस जाति के हैं। क्या इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे मनोज यादव काका जी? चित्रा ये पूरे देश में सब जानता है। अगर जिन लोगों को भी विधायी ज्ञान होगा कि इस देश में पिछड़ेपन का 2 कारण इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बताया। वो क्या बताया? शैक्षणिक बताया और जातिगत बताया। तो जब हमारे पिछड़ेपन का आधार ही जातिगत है तो बिना जो तबका, जो समूह 90 हजारों अरे भैया गरीबों को देखने जाने के लिए ठीक है, जातिगत जनगणना करवा लीजिए, समझ में आ गया। यूपी में जब आपकी सरकार बनेगी, आप लोग बार बार दावा करते हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाया, पहले जवाब दीजिए। धीरेन्द्र जी, चित्ररंजन जी इंतजार कर रहे हैं। बनते ही 3 महीने में ठीक है, प्रेम शुक्ला, जातिगत जनगणना जो संविधान के करा लीजिएगा। मनोज जी अभी जवाब सुन लीजिए भैया, बोलिए। आपने स्टूडियो में बैठा लिया, उपद्रव मचाया। नहीं बोलिए। देखिए झूठ का विराग कितना भी गाया जाए वो बोलने दे, श्रीमान झूठ का विराग आते हुए प्लीज बोलने दीजिए। बकवास आराम से 1 सेकंड, कोई दूसरे पर टिप्पणी नहीं करेगा। 1 सेकंड मर्यादा झूठ का विराग आने वाले इस विराग का अपनी बारी में तू तड़ाक कर रही है, कोई तू तड़ाक नहीं तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। प्लीज आप जवाब दीजिए भाई, वो 2 लोग इंतजार कर रहे हैं। तू तड़ाक किया, मैंने नहीं किया। कोई नहीं बोलेगा। मैं जवाब ही दे रहा हूँ, तू तड़ाक कर रहे हैं स्टूडियो में बैठ के। मनोज यादव जी आपका ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा अगर आप लगातार बोलेंगे। कौन सीख रहा है? मनोज यादव जी मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा अगर आप लगातार बोलेंगे तो। यही तो तुम दिखाना चाहते हो सर। मनोज यादव जी मुझे लगता है ये लगातार तू सीख रहा तड़ाक है। की भाषा, बदतमीज आदमी सीखेगा, जब आप भी शुरू हो गए। ठीक है, तुम बदतमीज हो, तुम्हारा बाप बदतमीज है। मैं बिल्कुल नहीं शुरू हो रहा हूँ, अभद्रता कर रहा है लगातार। मनोज यादव जी ये कौन सी भाषा सुन है? लीजिए, ये मैं इसके बाप की बात का नाम लूं? भाषा है? आप टीवी पर बैठे हैं, मैं इसके बाप का नाम लूं? 1 सेकंड ऑडियो कितने बापों की औलाद में बताऊं, अच्छा लगेगा? प्रेम शुक्ला जी बिल्कुल नहीं। 1 सेकंड, अभद्रता के लिए आज तक पर कोई जगह नहीं है। कोई किसी के बाप के पास नहीं जाएगा इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए, और चैनल इससे कतई इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। मनोज यादव काका जी प्लीज अपने शब्दों पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ध्यान रखकर बोलने की जरूरत है। 35 सालों से जहां पर पिछड़ों की सरकार हो, 2-3 मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जहां की पॉलिटिक्स टिकी हुई हो, वहां पर भी केंद्र सरकार को 58,000 करोड़ अतिरिक्त लगाने पड़ते हैं। 35 सालों से पिछड़ों की सरकार है, और जातिगत गणना से आप बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी का बड़ा बंपर, कितने फीसदी लोगों को बिहार में नौकरी दिया, जरा वो आंकड़ा भी रखिए। धीरेन्द्र जी का मेरे ख्याल से ऑडियो ठीक हो गया, उसके बाद में आ रही हूँ। कितने फीसदी बिहार की आबादी जितनी है उनमें कितने फीसदी लोगों को मिला है सरकारी नौकरी? बताइए चित्ररंजन जी। अच्छा किया करवा लिया आपने। पहले बात तो जो है तो इसके पहले आप उस दिन नहीं थी जब बजट पर चर्चा हुआ था। 58,000 करोड़ का हकीकत मैंने बता दिया। हाँ। इसी दंगल में मैं ही कर रही थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि जातीय जनगणना का प्रेम शुक्ला जी जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी से सवाल कर रहे थे, यह जातीय जनगणना का मामला कब उठा? अरे मैं अभी बीजेपी और उस पे जा ही नहीं रही हूँ सर। मुझे तो इस मामले में सभी एक ही रंग में रंगे हुए नजर आते हैं। चित्ररंजन जी एक लाइन में, आप इतने पढ़े लिखे हैं, मैं चाहती हूँ कि आज आप साफ कर दीजिए, बिहार की ये जो 13 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, अगर मैं कहीं गलत होंगी तो आप मुझे बताइएगा, उसमें कितने करोड़ लोगों को जातिगत गणना के बाद नौकरी मिली है? जरा बताइए आप चित्ररंजन जी। देखिए, जातिगत जनगणना हुआ 2023 में, और 2023
के बाद मैं 2023 में आदरणीय तेजस्वी जी के प्रयास से जो यहाँ पर लगभग 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली, उसमें उसका आरक्षण दिया गया, उस हिसाब से बढ़ाया गया। वह जो है सो यहाँ पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और जातीय जनगणना के आधार पर जो लोग का हक बनता था उन्हें उनका शेयर दिया गया। अब जो है सो यहाँ पर महागठबंधन की सरकार नहीं है, अब यहाँ पर भाजपा के साथ नीतीश जी चले गए, अब तेजस्वी जी तो है नहीं उस सरकार में, तो अब जो है सो देख लीजिए सामने में अभी शिक्षकों की बहाली होने वाली है। ठीक है, अब उसमें कैसे आरक्षण मिलेगा? अगर भाजपा की नीयत साफ है, नीतीश जी की नीयत साफ है, जो दावा कर रहे थे कि जो गरीब है ना, जो पिछड़े हुए हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, शामिल करें, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है उनकी स्थिति क्या है। बिहार के अलग अलग गांवों में जब हम जाएंगे वो हमको दिखाए। सर आंकड़ों पर मत जाइए, आंखों से दिखता है। सर आंकड़ों पर मत जाइए, सर आंकड़ों पर मत जाइए, आंखों से दिखता है, आंखों से दिखता है। सर बिहार में गरीबी का हाल, मुझे लगता है धीरेन्द्र जी आप जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। ठीक है, आंकड़े देख लीजिए कि अति पिछड़ों में, दलितों में, ठीक है, समाज के सर पूरे के पूरे गांव में आप जाएंगे ना तो बड़ी आबादी आपको गरीब ही नजर आएगी। बहुत रिपोर्टिंग की है मैंने बिहार में, बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग की है। वहां पर जाति पूछकर यहाँ पर पैसा या लाभ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यात्रा की है बिहार में 15 साल 35 साल से पिछड़ों की सरकार है। बोलिए धीरेन्द्र कुमार जी। 19 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री है। हाँ बोलिए धीरेन्द्र कुमार जी। नहीं 2005 के पहले जो आप देखिए जो विकास हुआ जी, चितरंजन जी हिस्सेदारी मिली पिछड़ों को, अति पिछड़ों की। ठीक है, अब मैं जवाब दे देती हूँ। ठीक है, आपने कई सवाल खड़े किए हैं। बोलिए धीरेन्द्र जी, बोलिए जल्दी। हमें इतनी ही की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने। दोनों ही प्रवक्ताओं ने जो अपने अपने बाप को इस डिबेट पर लेकर आई, इस पर क्या है आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर चाहिएगा। आज के लिए बस इतना ही था। आप लोगों से मिलते ही फिर एक नई इसी तरह की दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।